बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दी लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर है। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान की तमाम अस्करी और सियासी क़यादत ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को एक पैगाम दिया है कि कश्मीर के हुसूल तक हमारी आज़ादी की जो जंग है वो जारी रहेगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा कायम दायम रहेगा और तब तक कायम दायम रहेगा जब तक कश्मीर की आज़ादी को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। आज मुल्क भर के अंदर तकरीबात का एहतमाम हुआ, रैलीज़ का एहतमाम हुआ और आज ही के दिन खबर ये आई कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब भी दुबई में 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के मौके पर तमाम अस्करी और सियासी क़यादत ने इजहार ताज़ियत किया और उनके दौर को याद किया। कुछ लोगों ने तनकीद की और कुछ लोगों ने उनके दौर को सुनहरा दौर करार दिया है। और आज ही के दिन फिर से बाज़ सुनाई दी कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। तो वफाकी हुकूमत ने जवाब दिया कि आप जेल भरो तहरीक का आगाज़ करें, हम आपको उन्हीं जेलों में रखेंगे जिन जेलों में हमें रखा गया था। तो पाकिस्तान के मजमूई तौर पर मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात करते हैं साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ साहब की। परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल के मौके पर उनके लिए कुछ कलिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें, अगर आज के दौर को देखें और उस वक़्त के दौर को देखें तो यासर, मैंने कभी भी आमरीत की हमायत नहीं की। हमने हमेशा आमरीत के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले हैं, लेकिन मौजूदा दौर उस दौर से बदतर है। उस दौर में गरीब आदमी को खाने को मिलता था, मुल्क की मुआशी तरक्की थी, मुल्क के अंदर खुशहाली थी, मीडिया की ज़्यादातर लाइसेंस उस दौर में हुए जारी किए गए। मीडिया पर कुछ पाबंदियाँ भी लगी, लेकिन मीडिया को कुछ आज़ादी भी मिली, बहुत कुछ मिला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लिए, जहाँ बहुत से लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि इस मौजूदा जमहूरी दौर से उस आमरीत के दिनों का दौर जो था या उनका जो दौर था वो बड़ा बेहतरीन दौर था। उस वक़्त अशिया की कीमतों में, उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी, उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर आप इंडस्ट्री देख लें, बेहतरीन तरीके से। और आज जिसको हम जमहूरी दौर कह रहे हैं, इस जमहूरी दौर के अंदर सबसे ज़्यादा सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। आप ज़रा मुवाज़ना करके देख लें ना, उस वक़्त और आज के वक्त में। आज सबसे ज़्यादा सियासी गिरफ्तारी हो रही है। उस वक़्त कितने बगावत के मुकदमात होते थे और आज बगावत के मुकदमात जो है उसकी बरमार बनी हुई है। आज उस वक़्त किस तरह अगर गिरफ्तार कोई होता था, तशद्दुद इस तरह नहीं होता था। अब सरेआम तशद्दुद होता है, अब उन्हें धक्के मारे जाते हैं, अब मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाता है। तो फिर याद तो आएगी ना, फिर ये हो नहीं सकता कि ये याद ना आए। तो जन्नत साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फ़ौज है उसके सरबराह थे। हमने उनके खिलाफ तहरीक भी चलाई, सारा कुछ किया, लेकिन जब इस दौर से मुआवजा करते हैं तो उनका दौर बेहतर था। राना साहब, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आप देखते हैं कि पूरी कौम, सियासी जमातें मुत्तहिद होकर उन्होंने पैगाम दिया है। ये आज भी आपने तफरीक देखी नहीं। कश्मीर के मौके पर आप देखें कि कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म हैं और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए, तो आज यकजहती का मुजाहरा किया गया। आज कश्मीर के यौम कश्मीर के मौका पर तमाम सियासी जमातों का एक ही नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कश्मीर के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही थी यासर, उसके ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक ज़बान होकर बोली। और आपने ये देखा कि आज बच्चे बड़े बूढ़े गली मोहल्लों, चौकों चौराहों पर परचम लेकर पाकिस्तान के साथ कश्मीर का परचम लेकर खड़े थे। आज सियासी जमातों ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती जो है वो बड़ा भरपूर तरीके से किया। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए था कि आज जिस तरह कश्मीर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर आज़म और कश्मीर के वज़ीर आज़म मौजूद थे, आज ऐसी ही एक और तमाम सियासी जमातों की भी एक मुश्तरका होनी चाहिए थी कश्मीर के हवाले से, जिसमें तमाम सियासी जमातों की कोई ना कोई नुमाइंदगी होती और एक ही कॉन्फ्रेंस होती, एक ही जलसा होता या एक ही इज्तिमा होता। ये ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के लिए धड़कते हैं, धड़कते रहेंगे और कश्मीर की आज़ादी तक ये जंग जारी भी रहेगी। राना साहब, अगर बात की जाए सियासी मंजरनामे की, आज के दिन फिर से ये बात की गई कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। हिकमत अमली कुछ सामने ये आई है कि हर शहर से 500 कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे। क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जल्दी? लेकिन अगर ये सिलसिला शुरू होता है तो वफाकी हुकूमत के पास कितना मार्जिन बचता है अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने का? दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा यासर।
मैंने सुबह एक टीवी चैनल पे टिकट देखे और मैं उस टिकट को देख के हंसना शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले मेरी बड़े पीटीआई के जुम्मेदारान से बात हुई। वो तैयार ज़रूर है, उनकी तैयारी भी मुकम्मल है, लेकिन अभी दूर दूर तक जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू नहीं हो रही। जेल भरो तहरीक से पहले इलेक्शन कराओ तहरीक शुरू हो चुकी होगी, यानी इलेक्शन की कंपेन शुरू हो चुकी होगी, बल्कि इलेक्शन की कंपेन शुरू हो चुकी है। ये मैं यासर आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। कप्तान ने अपनी तमाम टीम को कह दिया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। आज मैं फिर यही कह रहा हूँ, इसी हफ्ते में आपको इलेक्शन की तारीख मिलती हुई नजर आएगी। अगर जेल भरो तहरीक शुरू हुई तो यासर साहब वो आखिरी खरबा होता है और पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आज आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर हमारी स्क्रीन वो दिखाए। ये आज आपको दिखाता हूँ, एक इलाका है, एक एमपीए का उम्मीदवार है, नाम है उनका, मैंने ये देखा, सरदार सरफराज डोगर। मैं ज़रा आप देख लें कि आज उन्होंने गिरफ्तारियों और इलेक्शन कैंपेन दोनों हवाले से एक जुलूस निकाला। उस जुलूस में ये पीपी 147 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उस जुलूस के अंदर हजारों की तादाद में लोग हैं, हजारों की तादाद में, अगर ये मेरे स्क्रीन पे आप उसे दिखा सके तो हजारों की तादाद में वो लोग हैं। जब एक हल्के से हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और फिर उन लोगों से लफ लिया गया कि अगर आप गिरफ्तारियों के लिए जाएंगे तो सबने हाथ उठा के हल्फन का कि हम तैयार हैं, तो हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। किसी एक जिले में, किसी एक इलाके में नहीं हो सकता। यानी ये बीपी 143 की फुटेज आप देख रहे हैं, एक यूनियन कह रहे हो, एक एमपीए का हल्का है, ये सरदार सरफराज डोगर ने यहाँ वहाँ पे रैली निकाली है। हजारों लोग इसमें हैं, ये कह रहे हैं हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कप्तान ने आज कह दिया है कि आप अपने अपने हल्कों में इलेक्शन कैंपेन तेज कर दें। मेरी कप्तान के एक बड़े राणा साहब ये बताइए कि मजमूई तौर पे तमाम हल्कों की बात हुई है, एमएनएस को भी कहा गया है ज़िमनी के अलावा आम इंतखाबात के लिए। देखें, मुझे और खैबर पख्तूनख्वा की तो बनती है, क्या आम इंतखाबात नहीं? अभी आम इंतखाबात के नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि सुबह केपी के और पंजाब यहाँ पर और ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी करें, और इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। मैं आपको चलें ये भी खबर दे दूँ, पीटीआई ने अपने तमाम उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। उन्हें उनके हलकों के मुताल्लिक बता दिया गया है, उनको कह दिया गया है कि आप अपने हलकों में कैंपेन करें। ये आज भी जो जलसा आप देख रहे थे सरदार डोगर का, ये एक हलके का जुलूस था, ये इलेक्शन कैंपेन थी, और साथ में कप्तान का जो ऐलान था कि अगर आप जेल भरते हैं या महंगाई के खिलाफ निकलते हो तो क्या सूरत हाल बनेगी। अगर किसी एक हल्के में हजारों लोग निकलते हैं यासर, और उनमें से 500 भी गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, तो आप ये लगा दें पंजाब से कितने चले जाएंगे? क्या 1 लाख अफराद पंजाब से इकट्ठा हो जाता है? केपी के तो पूरा तैयार बैठा है, बाकी जगह भी तैयार बैठी हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी जगह से किसी को यह पैगाम आ चुका है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन में भी इस पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर सूरत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन होंगे, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। चले मैं आपको यह दे दूं, बड़ी आपको खबर दे दूं। मैं आप कह रहे हैं गिरफ्तारियां नहीं होंगी, वो जो मुकदमात चल रहे हैं उनका क्या बनेगा? मैं उसी में उतार रहा हूँ। ये जो मुकदमा चल रहे हैं ना, एक तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए ना बड़ा सबसे अच्छी जो चीज़ है, और ये वो चीज़ है जो पीटीआई को सपोर्ट करेगी इलेक्शन में। पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई, करप्शन के बेइंतहा इल्ज़ामात जुल्फ़ी बुहारी पे, फ़लाँ पे फ़लाँ पे फ़लाँ पे फ़लाँ पे लगाए गए। लेकिन मुझे बताया कि कोई एक शख्स करप्शन पे गिरफ्तार हुआ? या सर कोई एक शख्स बता दें मुझे। बयानात पे हो रहे हैं। पर्चे किस चीज़ पे हो रही है? बयानात पे। पर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? तौहीन बिलावल पे। पर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? तौहीन वज़ीर आज़म पे। पर्चे किस चीज़ पे हो रहे हैं? तौहीन इलेक्शन कमीशन पे। पर्चे हो रहे हैं जो फलां चीज़ पे। भाई पीटीआई जो है वो सियासी तौर पर अपना इलेक्शन से पहले जीत गई है। ये एफआईआर, ये सारा कुछ आपको 1 या 2 हफ्तों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आएगा। मेरे पास इतला ये है कि आला अदलिया से रजू करने जा रहे हैं, और वहां पर पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ऐसे मुकदमात किसी सूरत में भी बनते ही नहीं हैं। आप ये देखें कि सेम इसी तरह का एक मुकदमा लाहौर में, उसको एक मजिस्ट्रेट ख़त्म कर देता है इमरान रियाज पर जो था कि ये मुकदमा बनता ही नहीं है, और फिर उसके बाद आपके पास एक मिसालें मौजूद हैं, बिल्कुल जो चीज़ें मौजूद हैं। एक एफआईआर एक ज़िले में एक जगह हो सकती है,
उसी केस की, उसी बयान की 6-6, 12-12, 20-20 FIR नहीं हो सकती। ये इस्लामाबाद एक चीज़ बताइए, बात हुई साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की, उनके ऊपर भी एक मुकदमा हुआ शराब मंगवाने पे, इस्लामाबाद से मंगवाई गई। दूसरी शेख रशीद साहब के, मुझे बताएं क्या चौधरी परवेज़ इलाही शराब पीते हैं? मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ ना। दूसरा शेख रशीद साहब के बारे में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो ये कहा गया कि उनसे भी बोतल बरामद हुई। फिर फवाद हुसैन चौधरी साहब के मेडिकल रिपोर्ट पे बात हो रही है कि वो नशे की हालत में थे। क्या ये डैमेजेस की कोशिशें की जा रही हैं, और अगर की जा रही हैं तो किसको मिसाल बना के? माजी में क्या वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो नशियात का केस पड़ा था, क्या उसका तसलसल आपको दिखाई देता है? पहली बात यह है कि ये 3 अफराद के हवाले से कहा गया जो तीनों नशे में थे, शराब की बोतलें बरामद हुई, ये शराब पीते हैं। क्या किसी जगह किसी FIR में इनका जिक्र आया? फवाद हुसैन चौधरी साहब की जो पोली क्लिनिक से रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा गया कि जब वो गिरफ्तार हो रहे थे तो उस वक्त वो नशे की हालत में थे। भाई लिखा गया ना, FIR में है नहीं, खत्म होगी बात। शेर रशीद की FIR में है नहीं, खत्म होगी बात। आपने तीसरा किसकी बात की है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही के मुताबिक लिखा गया उसने अपने सिक्योरिटी, अपने गार्ड को और ड्राइवर को इस्लामाबाद भेजा कि वहां से शराब लेके आओ। लाहौर से 400 किलोमीटर के फासले पर शराब लेने आप भेज रहे हैं बंदा। कुछ समझ में बात आनी चाहिए ना। ये क्या आपको क्या लगता है कि ये डैमेजेस की कोई कोशिश कर रहे हैं कि ये एक नैरेटिव ऐसा बनाएं कि हमारे ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए थे ये खुद भी पाक साफ नहीं है? भाई बात ये है, किसको नहीं पता, अब वो दौर नहीं रहा। अब सोशल मीडिया है, लोग 24 घंटे अपने मोबाइल पे देखते हैं, किसको पता है किसको नहीं पता, कौन शराब पीता कौन नहीं शराब पीता। शेख रशीद संगार बड़ा अच्छा पीते हैं, शेख रशीद शराब नहीं पीते। नहीं तो अब तक इन्होंने 100 से जायद उनकी चीजें बाहर निकाल के रख देनी थी। फवाद चौधरी को इन्होंने पकड़ना होता, एक एक चीज की CID इनके पास होती है तो ये पकड़ सकते थे, बोतलें भी पकड़ सकते थे। मुझे बताएं क्या पर एक शख्स को आप पकड़ रहे हैं, वो शख्स कहां से जा रहा है? वो जा रहा है कप्तान के घर से, कप्तान के घर से अपने घर की तरफ जा रहा है। घर के पास पहुंचता आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं या घर के अंदर से गिरफ्तार करते हैं। तो उस वक्त जब गिरफ्तार किया बकौल आपके वो नशे में था, आप तो उसको लेकर फिरते रहे हैं सारा दिन। रात को आप इस्लामाबाद लेकर पहुंचे हैं। वो कौन सी ऐसी शराब थी जिसके असरात रात तक रह गए यासर साहब? आप उसको लेकर क्या सर्विस हॉस्पिटल नहीं गए? क्या आपने वहां टेस्ट नहीं करवाया? क्या ये पागलों वाली हमाकतें करते हैं? ये सारी चीजें चैलेंज हो जाएंगी। आप किसी को ये कहें हाँ इल्जाम, हाँ कार्रवाई करनी है ना। मैं फिर आज कह रहा, मैं कल भी कहा था कार्रवाई करनी है, तो मुझे नहीं समझ आती मेरे मुल्क के उलमाए कराम क्यों खामोश हैं। मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान की नजरियाती कौंसल क्यों खामोश है। मुझे नहीं समझ आती कि बाकी लोग क्यों खामोश हैं। जनाब कैप्टन सफ्दर ने जो बात की है उस पर कार्रवाई करें। वो बड़ी खौफनाक बात है। पाकिस्तान को उलमाए कराम को चैलेंज किया गया है, पाकिस्तान के आलम दीन को चैलेंज किया गया है, उस पर तो कोई बोल नहीं रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर इनकी जबान बिल्कुल खामोश हो जाती है। ये 100 पर्चे और दे ले, 300 पर्चे और दे ले, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज का दिन नोट कर ले। आला अदलिया से बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। मेरे पास जो इतला है ये जा रहे हैं। ये आप समझते हैं कि बगावत का पर्चा जिस पे चाहेगा दे देंगे, आप जब चाहेंगे जिस मर्जी जिले में मुकदमे दे देंगे। यही मुकदमा तो आपने अरशद शरीफ पे दिए, यही मुकदमा डॉक्टर मोहित पे दिए, यही मुकदमा साबर शाकर पे दिए, यही मुकदमा जो थे आपने हर उस शख्स पर, इमरान रियाज पे दिए, किस पर नहीं दिए। लेकिन फिर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, एक मुकदमा एक वकूवे का होता ही एक मुकदमा है ना, तो कितने देंगे? इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन राना साहब बातें तो ये भी पसे पर्दा चल रही हैं कि खान साहब की नाहली के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, खान साहब नाहल हो जाएंगे। हो गए खान साहब नाहल हो गए, मान ले, चले यही मान लेते खान साहब नाहल हो गए। ये इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, हुकूमत ने करवा दिया, क्या तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी? तहरीक इंसाफ कप्तान का नाम है और कप्तान से ही तहरीक इंसाफ है। कप्तान की टीम मैदान में है तो कप्तान जो कहेगा वही होगा, आप ज़हन में रखिएगा। लोग आज भी कप्तान के पीछे चलते हैं। 11 जमातों को 13, बल्कि 13 भी ना कहूँगा, अब तो मैं कहूँगा 17 जमातें। ये 4 कौन सी आ गई? ये 4 अदारे आ गए ना, इलेक्शन कमीशन भी उसमें आ गया। उसमें ये ज़िली जो इंतज़ामिया होती है सारी वो भी आ गई, उसमें आप पुलिस को भी डाल दें, उसमें आप एक दो और चीज़ें डाल दें, तो ये सारे मिलके जो है कप्तान से खौफजदा है। एक कप्तान इन सब पे बारी हो नहीं बारी,
एक खिलाड़ी सबसे सब पे बारी, वो कहते थे पहले एक सरदारी सब पे बारी, नहीं भाई, एक खिलाड़ी सब पे बारी, अगर नहीं बारी तो इलेक्शन में है भाई। इलेक्शन हो रहे हैं, ये मरियम साहबा जो है, ये आपका क्या ख्याल है, ये शौक से निकली हुई है, ये आज भी जलसे किए हैं, इन्होंने सारा कुछ किया है। इसके मद्दे मुकाबिल पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या है? जिन जिन शहरों में ये जाएंगे वो वहां पे जाएंगे? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन अब हर दुकानदार कर रहा है। पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन अब गली मोहल्ले में बैठा रेडी फरोश कर रहा है। जब उसके पास कोई चीज़ लेने जाता है तो वो कहता है जनाब इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये देखो आटे का क्या रेट हो गया है, ये देखो सब्जी का क्या रेट हो गया है, ये देखो जनाब यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, ये देखो गैस का क्या रेट हो गया है, ये देखो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। आज आपको पता है, आज साद रिजवी साहब ने जो लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, आज उन्होंने कहा जी आप 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाएं, अगर हम मुल्क जाम ना कर देंगे तो फिर बात कीजिएगा। कल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा, सब 10 रुपए लीटर की बजाय 35 रुपए लीटर बढ़ गया यहाँ पे। तो नहीं, अभी मजीद उसने कहा जो पहले 35 रुपये बनाया ना, अब दोबारा बढ़ाए। आज उन्होंने, आज की मैं बता रहा हूँ, मैंने सुन के आया हूँ, तो अब तो अवाम निकलने के लिए तैयार है। इनकी तहरीक इंसाफ की कैंपेन करनी है हर उस शख्स ने जो महंगाई के हाथों तंग है, जो बेरोजगारी के हाथों तंग है, जो लोग टेक्सटाइल मिलों से फारिग हुए हैं, जो लोग ऑयल मिलों से फारिग हुए हैं, जो लोग, जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, वो लोग क्या अब चाहेंगे मुस्लिम लीग नून को वोट देना? ये जो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही, ये इसलिए अनाउंस नहीं हो रही कि जनाब पीडीएम को नजर आ रहा है कि सियासी जनाजे तैयार हैं उनके उम्मीदवारों को लोग वोट नहीं देंगे। मुझे आज लाहौर के एक एमपीए ने कहा भाई हम तो डर रहे हैं कि जिस घर का दरवाजा खटखटाएंगे अंदर से, वोट किस बुनियाद पे मांगेंगे, उनसे क्या कहेंगे। आज तो मरियम ने क्या इकरार नहीं किया कि मुझे पता है कि बेइंतहा महंगाई है, मुझे पता है रोटी खाना मुश्किल है। तो जब पता है तुम्हें, तो 10 महीने 10 माह क्या किया यहाँ पे? इस 10 माह में इस हुकूमत ने सवाए मुकदमा खत्म करने के किया क्या है? इस 10 माह में इस हुकूमत ने सवाए अपने लोगों को नवाजने के किया क्या है? इस 10 माह में इस हुकूमत ने सवाए लूट मार, मैं इस तरह कह रहा हूं, आओ जो मिलता है ले जाओ, डॉलर पाकिस्तान से बाहर ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर सरमाया ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर रियाल ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर यूरो ले जाओ, पाकिस्तान से बाहर पौंड ले जाओ। इसके अलावा किया क्या है? कोई एक काम मुझे बता देना, मुझे 10 माह के दौरान इनकी कोई एक चीज ऐसी बता दे जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में जाके इन्हें कोई फायदा पहुंचेगा। आज आपको यासर एक और खबर दूं, उन्होंने सबसे बड़ा मार्का ये तो मारा है ना कि जो अजली मुखालिफ थे वो सभी इकट्ठे तो हो चुके हैं। यही तो कप्तान की कामयाबी है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, जब एक किसी टीम में ना कप्तान एक होता है, बाकी टीम सारी उसकी पैरवी करती है। ये वाहद पीडीएम है जिसमें सारे कप्तान हैं, सारे चौधरी हैं, ये आपस में लड़ेंगे। ये ज़रा इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दें, ये सीटों के लिए एक दूसरे के दस्ते गिरवा होंगे। आज ख्वाजा सुहेल की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद आपका क्या ख्याल है, एमक्यूएम वहाँ पे खुशी से बैठी होगी? एमक्यूएम वहाँ पे खुश होगी कि एमक्यूएम का एक बंदा तोड़कर, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं तोड़ा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ख्वाजा सुहेल उनमें शामिल हो गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है, एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी को स्पेयर करेगी? सुहेल मंसूर की शमूलियत के बाद क्या आप ये देखते हैं कि एमक्यूएम वफाकी हुकूमत से अलग होने का प्लान बनाएगी? मार्च में अलग हो रही है। एमक्यूएम जब खामोश होती है, तारीख इतना उठा के देखें, जब एमक्यूएम खामोश हो जाए और अवामी राब्तों में निकल जाए तो इसका मतलब है वो कुछ करने जा रही है। मेरी एमक्यूएम के एक बड़े जुम्मेदार से बात हुई, मैंने कहा क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा सबसे पहले हम अपने रूठे हुए साथियों को मना रहे हैं जो हुकूमत के साथ जाने की वजह से हमसे नाराज़ होगी। उसने कहा बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। नसरीन जलील ने जब तकरीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने क्या कहा कि ये वापस लें, नहीं तो हम फैसला करेंगे। लेकिन ये तो कई बार कह चुके हैं ना, लेकिन अब इलेक्शन का सीजन है ना भाई, अब इलेक्शन का सीजन है, उन्हें पता है अभी नहीं होंगे, 3 माह बाद इलेक्शन होंगे, तो हमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हम किस बुनियाद पे जाएंगे कि हम उस हुकूमत का हिस्सा थे जिसने अवाम का खून निचोड़ दिया, हम उस हुकूमत का हिस्सा थे जिसने अवाम से रोटी छीन ली, नवाला छीन लिया, जिसने अवाम से नौकरियां छीन ली, जिसने अवाम से जीने का हक छीन लिया, जिसने अवाम के साथ वो इंतकाम अवाम से लिया जो कोई सोच नहीं सकता। तो फिर किस तरह जाएंगे? एमक्यूएम बड़ी खोचल तो नहीं कह सकता यार, लेकिन आज एमक्यूएम बड़ी सियानी जमात है, सियासी बसीरत रखने वाली कहते हैं। नहीं, सियासी से बड़ी सियानी जमात है। वो हमेशा हर हुकूमत में, हुकूमत के जाने से चंद दिन पहले उससे पैदा हो जाती है।
चले, आपको ये लगता है कि इस वक्त हुकूमत जाने के इशारे वाजे हो चुके हैं, इंतखाबात होंगे और इंतखाबात अपनी मुद्दत से पहले होंगे और तैयारियाँ तमाम जमातों ने शुरू कर रखी हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा तो ये PDM में फूट पड़ना शुरू हो जाएगी। इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का आने वाले दिनों के अंदर सियासी मंजरनामा क्या होगा? मईशत बद से बदतरीन होती जा रही है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम भी आने को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ APC में बुलावे की दावत दी जाती है तो दूसरी तरफ से इल्ज़ामात की भरमार भी की जाती है। एक तरफ से गैर मशरूत इंदिया जाहिर किया जाता है और फिर उसके बाद खामोशी भी इख्तियार कर ली जाती है। तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? ये जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, क्या ये इलेक्शन सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे? क्या अगर वहां पर होंगे तो उसकी यकीन दहानी कौन करवाएगा कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर होंगे? PTI की प्लानिंग क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने। नियाजी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। नियाजी साहब, आपने तो सिर्फ ऐसे ही बात की थी कि अगर हुकूमत अपना शौक पूरा करना चाहती है तो फिर हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। हुकूमत तो अब संजीदा दिखाई देती है, वो कहते हैं निकलें जेल भरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी मेरे ख्याल में टांगे जो है वो कांप रही हैं कि हम तो लोगों को पकड़ रहे थे और ये समझे हम इनको डरा लेंगे, लेकिन वो डराते डराते खुद अब डर गए हैं मेरे ख्याल में। और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितने भी हमारे कारकुन हैं वो संजीदा है और समझते हैं कि अगर इन्होंने पकड़ना है, अंदर दे के या हमें डरा के धमका के ये काम करना है, तो हम वॉलंटरली जो है जेल जाते हैं। अब जो दफात लगाना चाहते हैं, जितना अरसा अंदर रखना चाहते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। आप हमें रख नहीं पाएंगे क्योंकि आपका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जो इस वक्त हमें जेल में डाल के क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? क्या जेल में डाल के IMF से आपको निजात मिल जाएगी? या हमें जेल में डाल के पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो जाएंगी? क्या जेल में डाल के लोगों को बिजली मुहैया हो जाएगी? क्या जेल में डाल के ड्राई पोर्ट से आज आपके सारे कंटेनर जो है वो रिलीज हो जाएंगे? क्या हमें जेल में डाल के पाकिस्तान में अमन व अमान आ जाएगा? क्या हमें जेल में डाल के दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? नहीं तो अगर फिर हमें जेल में डालने का क्या फायदा है? डालें जेल में, हमें कोई इतराज नहीं। नहीं साहब, इलेक्शन की तैयारी का कह दिया कप्तान ने। मेरे पास तो इतला ही है कि कप्तान ने कह दिया आप जाके अपने हल्कों में इलेक्शन की तैयारी करें। हम तो कर रहे हैं, हम तो पिछले 9 माह से तैयार बैठे हैं और इसलिए तो कप्तान का जो हुक्म था पार्टी के मुताबिक पूरे जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं और घोड़े तैयार खड़े हैं। मैदान भी है, घोड़ा भी है। असल में हमारे जो अपोनेंट है ना वो भागे फिर रहे हैं। वो कप्तान के हल्के से कौन इलेक्शन लड़ेगा? कप्तान खुद तो लड़ नहीं रहे। कप्तान के मियाँ वाली के हल्के से कौन इलेक्शन लड़ेगा? वो अभी वहां पे स्टे है। वहां पे जो है ना वो मियाँ वाली के कारकुनों ने वहां पे स्टे लिया था। आपके में उनका क्योंकि केस जरा मुख्तलिफ है तो वो ऑलरेडी जो सीट है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो ये B टीम थी PDM की, इलेक्शन कमीशन ने एक मेलाफाइडी एक फैसला दिया था जो अभी जेर समात है हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर। नियाजी साहब, फरूख हबीब साहब का ये कहना है कि अगर जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा तो सबसे पहले गिरफ्तारियां रहनुमा देंगे, रहनुमा अपनी ज़ात से आगाज़ करेंगे। अगर रहनुमा सारे गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये कंपेन कौन चलाएगा? ये इलेक्शन कंपेन के तनाजुर में फिर बाहर कौन निकलेगा? भाईजान, बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, लोग रेडी है। वो 1 घंटे की देखिए, कई दफा आपको याद होगा खान जब जलसे कर रहा था तो हमारे रुकावटें डाली जा रही थी, तो 1 घंटे की उस पर जब वेन्यू चेंज होता था तो लोग वहां पे भी चले जाते थे। लोग अब हर चीज से अवेयर हैं, लोग तैयार बैठे हैं। बेसिकली कंपेन हो चुकी है। मजीद ये जो है ना, अब इस वक्त जो है चीजें बहुत सारी पहले और होती थी, अब हर बंदे के हाथ में जो ये एंड्रॉयड है या जो भी टेलीफोन है, ये एक बात आप करते हैं ना, जैसे आप टीवी पे आप और हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल में जैसे ही आपका ऑन एयर होता जाएगा, आप जो बोलते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा,
वो सारे का सारा जो है वो एक रेडी वाले के पास भी पहुंच जाता है कि मैंने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, कौन सच पे खड़ा है, कौन झूठ पे खड़ा है, और जो बात भी होती है वो सामने आ जाती है। तो हाँ साहब, चले गिरफ्तारियों का मामला, मेरी पास तो इतला यह है कि बिल्कुल आपके पास दुरुस्त है कि पुलों के नीचे से सब कुछ गुजर चुका है। तो अब गिरफ्तारियों का सिलसिला तो आता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और कभी भी किसी भी मुल्क के अंदर ये आखिरी ऑप्शन होता है, और पाकिस्तान की ये पोजीशन भी नहीं है। इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं सूबाई असम्बलियों के? ये बदनीयती पे इनकी चीजें चल रही हैं, और जैसे इनकी जो नीयत है वो जलेबी की तरह है। जिस तरह जलेबी टेढ़ी होती है ना, तो इनकी नीयतें भी वैसी हैं, और ये समझते हैं कि किसी तरीके के साथ हम ड्रैग कर रहे हैं इलेक्शन को और इलेक्शन से बच जाए, लेकिन ये बचने वाली नहीं है, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने इलेक्शन तो कराने। अब नजरिए जरूरत कोर्ट के अंदर जो बॉल है, अब वहां से अल्लाह न करे कोई नजरिए जरूरत ना आ जाए। लेकिन पंजाब के अंदर अगर देखा जाए नियाजी साहब, तो वो तो ऐलान इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, गवर्नर तो कर नहीं सकते। मैंने पहले कहा कि नजरिए जरूरत अल्लाह न करे जन्म ले लगे। अगर नजरिया जरूरत जन्म लेता है तो फिर तो ये ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होते। यही बड़ी हैरानकुन बात है कि जी नेशनल असेंबली की बाय इलेक्शन तो कराने पे तैयार है, और बाकी मामलात में जनाब मईशत भी बैठ गई है। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं, मुल्क के अंदर हालात भी अच्छे नहीं है, और 130 जो है वो इलेक्शन, हैरानकुन बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का रोल नेशनल असेंबली में एज ए, क्योंकि उनका वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या अपोजिशन का ओहदा हो, आपने देखा होगा कि किस मेलाफाइडी तरीके के साथ जो है वो इस्तीफे कबूल किए गए, और फिर आपने ये भी देखा कि वो अब जो कहा करते थे कि जी आप 1 बाय आए, वो प्रोसीजर भी अडॉप्ट नहीं किया गया। लेकिन नियाज़ी साहब, बहुत से लोग ये बात करते हैं, पहले आप इस्तीफे देने पर राजी थे, फिर जब कबूल होने शुरू हुए तो आप वापस जाने पर राजी हो गए, अब आप नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके पीछे मंतक क्या है कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट क्यों नहीं किया? उसमें हिस्सा लेने के पीछे मसलहत क्या है आपकी? देखिए, असल में कोई शौक नहीं था हमें। हम समझते हैं कि उसमें 3-4 बातें थी। एक तो जो अपोजिशन, तो पहले हम चाहते थे कि फौरी तौर पे हमारे इलेक्शन जो है सबके इस्तीफे कबूल करके जो है इलेक्शन कराए जाते, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले फिर हम समझते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट कायम होने के लिए, और फिर ये जिस तरीके के साथ ये चाहते हैं कि हम जो है वो क्लियर अपना किसी तरीके के साथ जो है वो 10, 15, 20 सीटों पे धांधली करके, और वहां से ये जॉइंट सेशन के अंदर जो है नई कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं जो हमारे मुताबिक है, और उससे जरिए जो है ये असेंबली की मुद्दत जो है कुछ ज्यादा अरसा के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली 6 माह के लिए आप आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हालात, कुछ वाकयात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या जंग की हालत हो, उसमें 6 माह के लिए बढ़ सकती है। लेकिन ये तो नई शेक डाल के उसमें से ये लेके आना चाहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की वो डिक्लेयर तो वो करने ही वाले हैं। वैसे तो ऑलरेडी हो चुकी है। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, सुनैस तो कर चुके हैं। अगर आपका आपने कहा 6 माह तक लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की और एक आला अदलिया के फैसले की भी मिसाल मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है कि जब इलेक्शन का टेन्योर पूरा होता है तो उससे 1 दिन बाद भी अगर आप इलेक्शन नहीं भी कराना चाहते तो निगरान सेटअप के हवाले आप कर देंगे, आप खुद उस पर नहीं रह सकते। मैंने पहले कहा ना कि 6 माह की मुद्दत है, उसके लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाए, हालत जंग में पाकिस्तान अल्लाह न करे आ जाए, कि कुछ ऐसे मामला सामने आ जाए जिसमें आपके लिए फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका सहारा लेना पड़े। अदरवाइज तो जैसे ही अगस्त खत्म होगा तो फौरी तौर पे आपने 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कराना मस्ट है। लेकिन ये चूंकि 10-15 सीटों पे 20 सीटों पे ये धांधली करना चाहते हैं, उसके जरिए जो है
ये चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ हम ऐसी अमेंडमेंट लेके आ जाएं कि हम इस टेन्योर को और ऐसा आपने 10-15 सीटें कही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ वो 50 सीटों में भी करा लें तो फिर भी उनके पास वो तादाद नहीं बनती। जॉइंट सेशन में जाना चाहते हैं ना, जॉइंट सेशन में भाई अजीम वहाँ पे चीजें को चलाना चाहते हैं, मसाइल जहाँ पे। नियाजी साहब, अगर हुकूमत आपके सामने ये पैगाम रखती है कि IMF डिमांड कर रहा है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय होना चाहिए डील के हवाले से, तो क्या अपनी एतमाद का इयादा आप हुकूमत के सामने शो करेंगे? देखिए, हम इस वक्त जितने भी मईशत के हवाले से जो इकोनॉमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर आपने मईशत को उठाना है तो उसके लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके पास फुल मैंडेट हो और वो मुल्क के लिए मेजर डिसीजन ले सके। आप खुद देखें कि बहुत सारे दिल्ली के हिसाब से ये थिंक टैंक कह रहे हैं, अब इनके पास चूंकि ना इनको इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज इन पे एतबार करने पे तैयार है और ना ही पाकिस्तान के अंदर इनके पे कोई एतमाद करने पे तैयार है। इवन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इन पे एतमाद करने पे तैयार नहीं है। तो इन हालात में ये बैठ की सीटों पे करना क्या चाहते हैं? एक ही मकसद समझ आता है कि इन्होंने अपने केसेस को विड्रॉ कराना है मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ से, यानी कि NRO 2 है उसको इम्प्लीमेंट करना था, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो NRO 2 पे इन्होंने कराना। अच्छा ये बता दें मुझे, आपको किस सूबे से खदशा है कि वहां पे ये धांधली करेंगे? कराची हो सकता है, जिस तरह आपने देखो कि बल्दियात है, बल्दियात में इन्होंने जिस पूरे तरीके के साथ इवन जो जीतने वाली पार्टियां थी इनकी अपनी इत्तेहादी थी, मतलब JI था, JUI था, MQM था, खुद तो वहां पे ये बैग भाग रहे थे और खुद जीतने वाले भी हम तो कह रहे थे, लेकिन वो जमातें भी कह रही थी कि इससे बड़ा धांधला कभी तारीख में नहीं हुआ। नियाज़ी साहब, जब नताइज आए थे बल्दियात के तो उसके फौरी बाद इब्तदाई तौर पे जो PTI का बयान जारी हुआ था उसमें तंजीमी कमजोरी का एतराफ़ किया गया था, तो क्या उस पर ओवरकम कर लिया गया? देखिए, तंजीमी कमजोरी तब होती ना कि वहां पे साफ और शफाफ इलेक्शन होते। प्री पोल एंड आफ्टर पोल जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और फिर आपने देखा कि एटरम गवर्नमेंट जिस तरीके के साथ मनपसंद जो है ब्यूरोक्रेसी ला रही है पूरे पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे खदशात तो हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, लोगों को डरा के, जिस तरह आपने देखा होगा, हमें इसलिए तो जेल भरो तहरीक जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि कितना डराओगे। यानी प्री पोल रिगिंग का भी इनका इरादा है, पोस्ट पोल रिगिंग का भी इरादा है, तो इस इरादे को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हिकमत अमली को तरतीब देगी। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाज़ी साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अगर इंतखाबात होते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो ये जो मौजूदा मुआशी बहरान जन्म ले रहा है इसका फ़ायदा किस सियासी जमात को होगा? क्या किसी सियासी जमात को इसका फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा? टर्न आउट ज़्यादा होगा या कम होगा? इंतखाबात होते हैं तो दोनों जानिब से मुतवक्का वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन हो सकता है? मौजूदा महंगाई की बम्बारमेंट के अंदर आवाम की ज़िंदगी किस हद तक अजीरन का शिकार हो चुकी है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप ये समझते हैं कि आवाम इलेक्शन के वक्त बाहर निकलेगी? निकलेगी, ज़रूर निकलेगी। आप दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अगर इलेक्शन बेशक ये रमज़ान में करा लें, टर्न आउट कम ज़रूर होगा, लेकिन मैंने रमज़ान की भी एक इलेक्शन देखी है, उसमें टर्न आउट इतना कम नहीं था। अवाम निकलेगी। अवाम इसलिए निकलेगी कि सियासी माहौल इस कदर बन चुका है, और अगर सियासी माहौल इस कदर ना बना होता तो मरियम कभी ये जलसे जुलूस ना करती, PDM के लोग कभी जलसे जुलूस ना करते। और ये मैं आपको ये भी बता दूँ बड़ा क्लियर कि जिन लोगों के जहन में ये है कि मरियम साहिबा या राना सनाउल्लाह साहब तकरीरें करके ये कहते रहें कि जनाब ये सारा किया धरा IMF के साथ इमरान खान का है, हमारा नहीं है, तो लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि IMF से डील इमरान ने की थी अपने दौर में, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा तो नहीं था।
बिजली इतनी महंगी तो नहीं थी, फलां चीज़ इतनी महंगी तो नहीं थी। उस वक्त भी IMF था, इमरान खान था, उस वक्त ये सारा कुछ नहीं था। आप 10 माह में दूसरी डील कर रहे हैं। एक मुफ्ता इस्माइल ने डील की, उसमें उसने कहा जी हमने बहुत सी चीज़ों की तरमीम करवा ली हैं, अब ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब मज़ीद आप उससे भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी क्लियर है। लोग, आम आदमी जो है ना, आम आदमी, उसकी सरदर्द IMF नहीं है, उसके दर्द सर जो है ना वो ये नहीं है कि आप क्या कहेंगे, आपसे पहले क्या हुआ, कितना कर्जा लिया गया, वो कहते हैं आपने क्या दिया। तो इसका आप गौर करें ना ज़रा। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ज़िमनी इलेक्शन हुए, महंगाई के नाम पर वोट पड़ा और PDM इलेक्शन जीती, पंजाब से भी जीती, KPK से भी जीती, याद है ना आपको जी। तो अब ये किस तरह सोच सकते हैं कि अगर वो चीज़ उस वक्त 15% थी, अब 115% है, तो किस तरह नहीं जीतेगी। इस वक्त PTI का वोटर चार्ज, जो वोटर है वो चार्ज है। इस वक्त PTI के जो लोग हैं वो चार्ज है। इस वक्त PTI जो है वो चार्ज है। अब मुझे बताएं कि जहाँ पर जिस तरह तलाकंग है, जिस तरह बाकी जगह हैं जहाँ पे नए ज़िले बनाए गए थे, नए डिवीज़न बनाए गए थे, वहाँ पर इन्होंने आगे ख़त्म करवाने शुरू कर दिए। वहाँ पे लोग अलहदा इनके साथ गुस्से में हैं। उसके बाद आपका हेल्थ कार्ड वो अब नाकारा हो चुका है, इसलिए कि ये कह रही हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह बाकी चीज़ें, जिन चीज़ों से लोगों को बेनिफिट मिलता था, लोग निकलेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी फैसलाबाद में बंद हो गई, बाकी जगहों पे आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। वहाँ के जो मजदूर हैं वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि नई हुकूमत आए, इमरान खान का दौर वापस आए, हम दोबारा जनाब हमारी खुशहाली है, यही चाहेंगे ना, तो फिर वोट देंगे उनको। आप ज़हन में रखिएगा, इसका नुकसान, सारा नुकसान पूरी PDM को जाएगा। अगर कोई ये समझे कि पीपल्स पार्टी को नहीं जाएगा, ज़्यादा नुकसान जाएगा, 50% नुकसान तो जाएगा। आप ज़हन में रखिएगा, 100 में से 50% तो अकेली मुस्लिम लीग नून को जाएगा, बाकी 50% में पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और बाकी सारे शामिल होंगे। लेकिन इसमें बेनिफिट जो जाएगा वो सारा कप्तान को जाएगा। आप क्या समझते हैं कि पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का ऐलान होगा तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, या फिर आम इंतखाबात का ऐलान होगा तो तब आएंगे, या फिर उनकी वापसी दिखाई नहीं देती? मुझे तो उनकी वापसी फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। फ़िलहाल अभी तक, आज के दिन तक तो मुझे उनकी वापसी दिखाई नहीं दे रही। उनको यकीन नहीं है अपने लोगों पे, उनको बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं आ जाऊं वापस, और आके वो सूरत में आएंगे जब उन्हें 100% यकीन हो कि मैं वापस आ जाऊं और इक़्तिदार मेरी गोद में फेंक दिया जाए, मेरी झोली में डाल दिया जाए। ये होना नहीं। या सर मैं आपको एक बार बता दूँ, बड़ा फड्डा पड़ना आगे। पंजाब में हमजा शहबाज वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं है, उनको बनाया नहीं जाएगा। आप इस सारे सिनेरियो में देखें, आज के दिन तक जब पंजाब में इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आज जब आप मरियम साहिबा की तकरीर निकाल के ज़रा सामने रख लें, आज मरियम साहिबा ने आज की तकरीर में और बहावलपुर की तकरीर में कोई एक लफ्ज़ हमजा शहबाज के लिए बोला कि वो वज़ीर आला थे, उन्होंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया? कोई एक लफ्ज़। हमजा आप उन खबरों पे यकीन रख रहे हैं कि वज़ीर आला की अगली उम्मीदवार मरियम नवाज साहिबा? जी, मरियम नवाज साहिबा खुद अगली उम्मीदवार हैं। शरीफ ख़ानदान तो फिर वफाक में कौन होगा? वफाक के इलेक्शन जब होंगे देखा जाएगा। अभी तो पंजाब में जो इनके साथ होनी है, KPK में होनी, आप देख लीजिएगा, उसके बाद बहुत सा मंजरनामा बदल जाएगा। अब KPK के अंदर PDM जो है वो तो एक नई मुसीबत का शिकार है। मौलाना साहब कहते हैं जनाब कि वज़ीर आला मेरा बनाना है अगर हम जीतते हैं। ANP जो है वो कहती है जनाब होती साहब होंगे, वो तो उनको तैयार करके बैठे कि आपको गवर्नरशिप दे दिया, वज़ीर आला हमारा होगा। पीपल्स पार्टी कहती है जनाब हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। नून लीग में अमीर मकाम जो है वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं। अब ये तो आपस में दस्तों गिरेबां होंगे, और वहाँ पर जो सूरत हाल है, बल्दियाती अदारे आपने मुअत्तल कर दिए, आपने सारा कुछ ख़त्म कर दिया, उसके बावजूद भी वहाँ से मौजूदा सूरत हाल में, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, मौजूदा सूरत हाल में भी वहाँ PTI जीतती नज़र आ रही है। PTI का वही वज़ीर आला होगा जिसको इमरान खान नामज़द करेगा। अब इनमें मसला यह है कि ये 11, 12, 13 जमातें हैं, इन सब के एक एक वज़ीर आला इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, एक एक वज़ीर आज़म रखा हुआ है, एक एक वज़ीर ख़ारजा रखा हुआ है, एक एक वज़ीर ख़जाना रखा हुआ है। तो यासर फिर इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा ऐसा कमाल का होगा, आप सोच नहीं सकते। इलेक्शन तो आ लेने दे आप, ये ज़िमनी इलेक्शन, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ये जो कहा जा रहा है ना बहुत बड़ी धांधली, 19-20 हो सकता है, 15-20 नहीं होता इस मौजूदा हालात में। इन मौजूदा हालात में 15-20
का तस्वर आप जेन से निकाल दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तो यही इल्ज़ाम लगाती। बल्दियाती इंतखाबात और कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात, इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, आप ये ज़हन में रखिएगा। बल्दियाती इंतखाबात का रिजल्ट, लेकिन पीटीआई को ये भी रिजर्वेशंस हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये न्यूट्रल नहीं है। ना हो क्या करेंगे? क्या हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं थे? क्या सारी मशीनरी उनकी नहीं थी? क्या सारी सहूलतकारी उनको मैसर नहीं थी? तो फिर भी इलेक्शन कौन जीता? लेकिन वो फिर आप ये भी तो देखें कि वो ज़िमनी इलेक्शन थे, ये जनरल इलेक्शन है। भाई वो ज़िमनी इलेक्शन थे ना, उस ज़िमनी इलेक्शन में चंद सीटों पे इलेक्शन था, चंद सीटों पे इलेक्शन था। आप चंद सीटों पे इलेक्शन में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। यासर, मैं ज़मीनी इकाई की बात करता हूं। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि पोलिंग स्कीम क्या है, उन्हें पता होता है कि मेरा पोलिंग एजेंट कहाँ बैठा है, उन्हें पता होता है कि मैंने कहाँ से रिजल्ट लेना है, उन्हें पता होता है कि मेरे इस पोलिंग स्टेशन से ये रिजल्ट आया है, ये फार्म फलां है, इस पे इसके साइन मौजूद हैं। वो वहाँ से हिलने नहीं देगा, उसके हज़ारों कारकुन वहाँ में मौजूद रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं लेगा। सोशल मीडिया का दौर है, आप थैला लेकर भागने की कोशिश करें, 1 मिनट में वीडियो वायरल हो जाती है, टीवी सारे आपके मौजूद होंगे, वहाँ चैनल मौजूद होंगे, आपका सोशल मीडिया मौजूद होगा, तो आप किस तरह आप करें? नहीं होगा। 19-20 हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ 19-20, वो भी क्या होता है 19-20? आप किसी एक जगह पर 2 पोलिंग स्टेशन 3 पोलिंग स्टेशन मैनेज कर सकते हैं, आप पूरे का पूरा हल्का मैनेज नहीं कर सकते। मुझे आप पिछले कई, अगर ये मैनेज होना होता तो मुझे एक सिंपल बताएं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हो, वज़ीर आज़म इमरान खान हो, तो फिर ये डसके वाला इलेक्शन दोबारा क्यों हो गया? बता देना मुझे। मैनेज उन्होंने किया, पकड़े गए, सबूत आ गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत आ गया जी। तो फिर आप किस तरह समझते हैं कि उस वक्त हुकूमत भी उनकी थी, हर चीज़ उनके पास थी, ये सारा कुछ हो गया? अब तो हालात ही बिल्कुल चेंज है। उन्हें पता है, हर उम्मीदवार को पता है कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरे मुकाबले में उम्मीदवार जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, किसके पोलिंग स्कीम कहां पे है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है, उस पर उसका एजेंट कौन सा है, वहां से रिजल्ट कितना आया है, वहां पे बकायदा होता है कि जनाब यहाँ पे 300 वोट कास्ट हुआ। ओके जी, 300 का रिजल्ट लेना ना, 300 वोट कास्ट होके 3000 का रिजल्ट नहीं आता। यस सर, अब वो टाइम खत्म हो गया हुआ है। राना साहब, आपने एक बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने तमाम उम्मीदवारों को कह दिया है कि आप बाकायदा पे जाके अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, तो क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी शमूलियत होनी थी हो चुकी? अभी शमूलियत और भी होनी है ना, अभी शमूलियत जिनकी होनी है ना, तो फिर वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे जब आप तमाम सूबाई हल्कों में? अभी उन्होंने उन तमाम उम्मीदवारों को कह दिया है कि जिन हल्कों का फैसला, एक तो जो इनके साथ खड़े थे वो, दूसरा कुछ हल्के ऐसे हैं जिनकी अनाउंसमेंट इन्होंने अभी करनी है, जिनकी अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कप्तान को मिलने वाले जो दूसरी टीमों के खिलाड़ी हैं, यानी नॉन लीग के जो खिलाड़ी गिराने हैं, नॉन लीग की जो विकटें गिरानी हैं, उनको भी कह दिया गया हो कि अभी आपने शमूलियत फ़लाँ टाइम पे करनी है, लेकिन आप हल्के में अपनी वर्किंग जारी रखें और जैसे इलेक्शन शेड्यूल आएगा हम आपकी शमूलियत करा लेंगे। मेरे पास यह खबर है कि बहुत से खिलाड़ी जो है ना नॉन लीग के, वो कप्तान की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। ये मैं आपको तस्दीक शुदा खबर कह रहा हूँ। और ठीक ठाक नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ने वाले, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत से लोग छोड़ने वाले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसी की बुनियाद के ऊपर आइंदा इलेक्शन का मंजरनामा वज़ा किया जाएगा और इसी की बुनियाद के ऊपर मैदान में उतरा जाएगा और उसका आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।